दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट में आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसमें हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक, लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न समितियां, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का भाग 26। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, आप जानते भी हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि समय से पूर्व भंग न किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष को अपना इस्तीफा किसको संबोधित करना होता है। तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी उपसभापति को सौंपता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्त या कोरम कितना है। तो ये सदन की कुल संख्या का 1/10वां भाग होता है गणपूर्त, और वर्तमान में ये दोस्तों 55 सदस्य है लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति। अगला प्रश्न है भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो सही उत्तर है भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 राज्यों से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से और दोस्तों 2 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों से मनोनयन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। आपको बताना है कि ये जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं। तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है। विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन के समय, तृतीय वाचन के समय या प्रतिवेदन स्तर पर। तो सही उत्तर है द्वितीय वाचन के समय दोस्तों लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये आपका सही नहीं है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, ये भी सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, ये भी सही है, क्योंकि कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या फिर उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो पहला कथन है, कथन ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटन कर सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों, जब किसी विधेयक या किसी मुद्दे में समान मत आता है तो उस समय स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन थे। तो आप जानते भी हैं, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है। देखिए, ऑप्शन ए है 260, बी है 355, सी है 109 और डी है 365। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 109। देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 का संबंध जो है ये धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। तो ऑप्शन अगर जो देख रहे हैं आप 109 है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
तो दोस्तों वित्त विधेयक के संबंध में सही कथन ये है कि ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका कारण ये है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय की बात आती है। वित्त विधेयक के संबंध में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है कोई नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में जो प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 105, 215, 109 या 249। तो सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 109। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम विनिश्चय कौन करता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। तो यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम विनिश्चय लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो आप जानते हैं धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109, देखिए आर्टिकल 109 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि पहली लाइन में ही कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा और धन विधेयक लोकसभा द्वारा यानी ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक पर अपनी सिफारिश लोकसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक वित्त विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के बाद लोकसभा को वापस कर सकती है? तो उत्तर है 14 दिनों के भीतर। ये अवधि है दोस्तों 14 दिन और इसके दौरान 14 दिनों के भीतर राज्यसभा को उस विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति या संशोधन के बाद लोकसभा को वापस करना होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो ये अवधि 2 हफ्ते यानी 14 दिन की है। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो इस संबंध में क्या होगा? तो दोस्तों मतभेद होने पर राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकती है। लोकसभा के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार ही करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? तो दोस्तों देखिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें की व्यवस्था है, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटों को आरक्षित किया गया है। तो याद रखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें दी गई हैं। अब आइए राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त की जाती है? तो आप जानते हैं राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में कौन सही है? दोस्तों राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और आप जानते हैं कि इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में सेवा मुक्त हो जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। ये एक अस्थायी सदन है और इसको भंग नहीं किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर है राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा वाले लोग होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 238 राज्यों से और 12 सदस्य दोस्तों ये साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों से विशिष्ट प्रतिभा संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते थे। एंग्लो इंडियन जो कि जब उनको लगे कि इनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। लेकिन अब अभी हमने एक प्रश्न पूछा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा, आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों का मनोनयन था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और देखिए हमने ये आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि किस संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है जो है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों देखिए एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का उपसभापति या जो है किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है या चुना जाता है? तो उत्तर है राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष या उपसभापति होता है ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये उस सदन का सदस्य बने बिना ही जो है उसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। तो देखिए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर आप जानते हैं कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का है। लेकिन देखिए प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, अगर जो ये कम से अधिक की ओर बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ये सही क्रम है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही कथन आपको बताना है यह विघटित की जा सकती है, इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है या विघटित किए जाने योग्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही होगा कि यह विघटित किए जाने योग्य नहीं है, ये राज्यसभा के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? तो ये कौन सा है दोस्तों आपको बताना है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन है देखिए अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 90 या 91। तो अनुच्छेद 83 में सीधे सीधे कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि के इस द्वारा निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। तो जो है अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वो किस क्षेत्र के होते हैं? इसमें देखिए साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान वाले होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? तो आप जानते हैं कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न ये समितियों से संबंधित है, देख लेते हैं। राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है?
तो 16, 10, 8 या 6। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 समितियां हैं राज्यसभा में विभागों से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सदन संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति या लोक उपक्रम समिति। तो ये है दोस्तों आश्वासन समिति। आश्वासन समिति जो संसदीय समिति है ये वित्तीय समिति नहीं है, जबकि प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम समितियां ये वित्तीय समितियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल हैं क्या कितने सदस्य? 10, 20, 30 या 40? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा की जो प्राक्कलन समिति है उसका गठन 1 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति या अधीनस्थ विधायन की समिति? तो सही उत्तर है लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है? तो आप जानते हैं लोक लेखा समिति जो है लोक संपत्ति के लिए या सरकार की संपत्ति के लिए किस तरह से धन खर्च किया जा रहा है या जिस मद में उसका आवंटन हुआ है उसी में खर्च किया जा रहा है कि नहीं, इन सब बातों का परीक्षण करती है। इस कारण इसे संसद की तीसरी आंख भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कितने समय के लिए? तो 1 वर्ष के लिए दोस्तों लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, आप जानते भी होंगे। लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं लोकसभा के 30 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य या राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य, यानी 22 सदस्य दोस्तों लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में निम्नांकित सदस्य होते हैं कितने? तो आप जानते हैं 15, 7, 22 सदस्य होते हैं लोकसभा में, 15 सदस्य लोकसभा से, राज्यसभा से 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसको सौंपती है? तो ये लोकसभा को सौंपती है लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता से, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 124 यानी अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन है। भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों उच्चतम न्यायालय भारत की उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत है और यही अपील का अंतिम न्यायालय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो ये है 127। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत दोस्तों देखिए तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति की व्यवस्था है। तदर्थ यानी एडहॉक। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? तदर्थ न्यायाधीश यदि किसी समय न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति नहीं होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से और परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 127 में है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र कब बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा? तो सही उत्तर है संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, शब्द कोलेजियम का संबंध किससे है आपको बताना है।
ऑप्शन है केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से कॉलेजियम का संबंध है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो वर्तमान में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में 31 दोस्तों 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है, यानी कुल संख्या 34 है। तो याद रखिएगा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, जिसमें 33 जो है न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये सीमा है 65 वर्ष। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष निर्धारित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो उत्तर है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 2 में कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 124 में ये है कि देखिए इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद दोस्तों राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये जो है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश की बात है उनके अवकाश ग्रहण करने की आयु ये अनुच्छेद 124 2 के द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो जज हैं या न्यायाधीश हैं वो अपने पद पर तब तक कार्य करेगा जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? आपको बताना है। दोस्तों देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आप जानते हैं, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, इसको संविधान का रक्षक या संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? आपको बताना है। प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति की स्वीकृति से? तो सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली के अलावा अन्य कहीं भी रख सकता है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? तो सही उत्तर है संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो उत्तर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये भारत में या भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अगला प्रश्न है दोस्तों विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है और ये व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार? तो सही उत्तर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय अपने आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा? ऑप्शन है डी.वी. चंद्रचूड़, एम.सी. महाजन, एस. मुखर्जी या पी.एन. भगवती।
तो ये हैं दोस्तों डी.वी. चंद्रचूड़। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, आप डी.वाई. चंद्रचूड़ ये नहीं है, डी.वी. चंद्रचूड़ तो ये कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, जबकि डी.वाई. चंद्रचूड़ रहे हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में ये कहा था? तो दोस्तों ये था 1973 का केशवानंद भारतीवाद, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जस्टिस नानावती, जस्टिस वेंकट चलैया, जस्टिस पाठक या जस्टिस खरे। तो उत्तर है ऑप्शन बी, जस्टिस वेंकट चलैया संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? देखिए अकेले सुप्रीम कोर्ट, अकेले उच्च न्यायालय, सभी न्यायालय या उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। तो सही उत्तर है भारत में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त होती है? तो ये अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा, अनुच्छेद 13, 251 और 254। इन अनुच्छेदों के द्वारा संविधान को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए न्यायिक समीक्षा, वैधानिक अपील, विधायी समीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सही उत्तर है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों न्यायालय अपने ही निर्णयों को, अपने दिए गए निर्णयों में जो है संशोधन कर सकता है या कार्यपालिका के आदेश जो हैं, प्रशासनिक कृत्य हैं, उनकी वैधता का परीक्षण कर सकता है और इसको न्यायिक समीक्षा शक्ति कहा जाता है भारत के न्यायालय की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में या भारत और यूएसए दोनों में? तो दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा मतलब है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है और इस सेट का, आज के सेट का आखिरी प्रश्न है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? देखिए केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में या उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालयों में? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही दी जा सकती है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट में आपने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।